अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद नवीद यूट्यूब चैनल। आज हम सेकंड ईयर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसिड पी ब्लॉक है और एसिड पी ब्लॉक के अंदर पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था एसओ पी ब्लॉक का। एसओ पी ब्लॉक क्या होते हैं, एस ऑर्बिटल क्या है, पी ऑर्बिटल क्या है, डी ऑर्बिटल क्या है, एफ ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, शेल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने एक जनरल एक इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था वो रिकॉर्ड आपने देखा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड पी ब्लॉक का नेक्स्ट टॉपिक जो है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज को, आयनाइजेशन एनर्जी को। किसमें जी? थर्ड पीरियड के अंदर हम देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह चेंज हो रही है, एटॉमिक साइज का है। अब देखिए एटॉमिक साइज होता है क्या, स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक साइज की अगर आप डेफिनेशन लो तो किस तरह डिफाइन करते होते हो कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक कितना डिस्टेंस है वो क्या कहलाते हैं, एटॉमिक साइज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास न्यूक्लियस आ गया और ये आपके पास पहला शेल, लेट्स सपोज दूसरा शेल, इस तरह ये तीसरा शेल आ गया। अब न्यूक्लियस से लेकर थोड़ा सा न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक कितना डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक कितना डिस्टेंस है ये कहलाएगा हमारे पास एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा, या एटॉमिक साइज इसको बोलते हैं। अब देखिए ये जो है ये 9th क्लास का टॉपिक है, वहाँ पे आपने डिटेल से पढ़ा एटॉमिक साइज क्या होता है। अब हम जनरल आपके सामने इसको डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया। अब पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका ट्रेंड क्या है कि ये किस तरह चेंज होता है, किस पे डिपेंड करता है। देखिए याद रखिए हमने बात की थी कि जो ग्रुप होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, जो ग्रुप होते हैं वो किसको शो करते हैं, ग्रुप इंडिकेट करते हैं लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप किसको इंडिकेट करते हैं, लास्ट शेल के अंदर लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर ग्रुप का नंबर 5 है तो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 6 तो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। और जबकि पीरियड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पीरियड किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर पीरियड का नंबर 7 तो 7 शेल, पीरियड का नंबर 5 तो 5 शेल। अब आ जाए इसका जनरल ट्रेंड देखो कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है। अब देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ये था आपका पीरियोडिक टेबल आपके पास आ गया, जनरल स्केच है उसका। अब ये आपके पास एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक आ गया। अब एटॉमिक साइज जो है टॉप टू बॉटम अगर देखो, टॉप टू बॉटम अगर चेक करें, टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ पीरियड ज्यादा होता जाता है कि यहाँ पे पहला पीरियड होता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, नंबर ऑफ पीरियड ज्यादा होंगे। अगर हम यहाँ से कोई एक एलिमेंट उठा रहे हैं उसके अंदर कितने शेल्स होंगे, 6 शेल्स होंगे, 1 2 3 4 5 और ये रहे 6, इसके अंदर 6 शेल्स होंगे। अगर आप पहले ग्रुप से उठा, पहले ग्रुप मतलब पीरियड से उठा रहे हो तो उसके अंदर कितने शेल होंगे, एक ही शेल होगा। अब देखिए टॉप टू बॉटम आने से एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीजेस। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है टॉप टू बॉटम, बिकॉज यहां पे लिखो बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होता जा रहा है। चूंकि आप मूव करते जाओगे टॉप टू बॉटम की तरफ तो एक एक शेल ज्यादा होता जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक का डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, लास्ट शेल का डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा और टॉप टू बॉटम हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा और उसकी वजह क्या होती है कि नंबर ऑफ शेल ज्यादा होता जा रहा है। ये एक वजह आपने याद रखनी है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, पीरियड। लेफ्ट टू राइट के केस में अगर आप देखो, लेफ्ट टू राइट के केस में देखो तो लेफ्ट टू राइट, लेट्स सपोज हम दूसरा पीरियड उठा के इसकी बात कर रहे हैं या तीसरा पीरियड है, तो अगर तीसरा पीरियड है तो तीसरे पीरियड के अंदर कितने होंगे, तीसरे पीरियड के अंदर 3 शेल्स होंगे। तो सारे के सारे एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर एक के शेल नंबर कितना होगा, 3 ही होगा। इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट मूव करने से एक चीज ज्यादा हो रही है जो कि एटॉमिक नंबर है।
एटॉमिक नंबर ज्यादा है। लेफ्ट टू राइट आप मूव करते जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होता जाएगा। एटॉमिक नंबर ज्यादा होने का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर ज्यादा होने का मतलब ये कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होते जा रहे हैं। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है? इक्वल होती है, ये बराबर होती है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड होंगे तो प्रोटॉन लाजिम सी बात है वो भी ऐड होंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर ऐड होंगे, जबकि प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ऐड हो रहे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम शेल के अंदर ऐड हो रहे होते हैं। और न्यूक्लियस की फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से, लेफ्ट टू राइट मूव करने से क्या होगा? एटॉमिक साइज का ट्रेंड वहां पे क्या होता है? एटॉमिक साइज का ट्रेंड ये होता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने से एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो इसकी अगर वजह कोई आपसे पूछ लेता है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह क्या है, तो आप वजह ये बताओगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सेम शेल, एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो है ये ज्यादा हो जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से न्यूक्लियस का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। इसलिए आप लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते जाओगे तो एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा। अगर हम तीसरे पीरियड की बात करें सोडियम से आर्गन की, तो ये एटॉमिक साइज कुछ इस तरह का होगा, सबसे बड़ा एटॉमिक साइज। फिर आहिस्ते आहिस्ते एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा? एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा? छोटा। सबसे लास्ट आप देखोगे यहाँ पे आर्गन मौजूद है, ठीक है। अब एटॉमिक साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करने से कम हो रहा है, लेकिन आर्गन का साइज एकदम से ज्यादा कैसे हो गया? तो उसकी वजह ये है कि आर्गन के केस में ये एक आर्गन का एटम, ये दूसरा आर्गन का एटम, इसको आप ध्यान में रखना है। आर्गन चूंकि 8वें ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स जिसके लास्ट शेल के अंदर होंगे वो स्टेबल है, क्योंकि हमने पहले लेक्चर के अंदर बात की थी ऑक्टेट और डुप्लेट रूल की। ये मतलब स्टेबल है। अब स्टेबल है ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं हमेशा। ये देखिए पहले जो यहाँ से सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये तो मेटल्स है, तो मेटालिक बॉन्ड के केस में देखेंगे दरमियान वाला क्या है? यहाँ पे सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं? फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन, ये सारे के नॉन मेटल्स हैं। अब ये नॉन मेटल्स में एटॉमिक साइज कम भी हो जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक साइज इसका ज्यादा क्यों हुआ है? ये नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं आर्गन। नोबल फैमिली का मतलब है किसी भी किस्म की बॉन्डिंग में ये हिस्सा नहीं लेता और इसको जरूरत भी नहीं पड़ती कि किसी किस्म की बॉन्डिंग में हिस्सा ले। उसकी वजह ये होती है कि ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। एक ऑलरेडी स्टेबल है तो उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो जाए और अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे या किसी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके, वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर इसके दो एटम अगर लेट्स सपोज एक आर्गन और दूसरा आर्गन उठा के करीब ले आए तो इनके दरमियान एक फोर्स डेवलप होगी, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वंडर वाल फोर्स, ठीक है। वो वंडर वाल फोर्स की वजह से अगर ये करीब आ भी जाते हैं तो इनके एटॉमिक साइज जो भी होते हैं क्या होते हैं? बाकियों के मुकाबले में ज्यादा होता है। अब ये जो नॉन मेटल है इसको हमेशा कोवेलेंट रेडियाई के केस में देखेंगे। नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल को हमेशा कोवेलेंट रेडियाई के केस में चेक करेंगे, जबकि मेटल्स को मेटालिक बॉन्ड के केस में चेक करेंगे। ये हमने जनरल सी बात की एटॉमिक साइज के ऊपर के एटॉमिक साइज क्या होते हैं और ग्रुप के अंदर उसका क्या ताल्लुक है और पीरियड 3 के अंदर उसका क्या रिलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की शॉर्टली से। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की और आयोनाइजेशन एनर्जी को देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का थर्ड पीरियड के अंदर क्या रिलेशनशिप है और पूरे पीरियड टेबल के अंदर इसका ट्रेंड क्या है। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़े। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक एटम है और ये सोडियम के एटम समझिए इसको, ये सोडियम के एटम है। अब ये लास्ट एक इलेक्ट्रॉन है,
अब इस एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकालने किया, ये खुद निकल जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी को, जो एनर्जी हम दे रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए, वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। डिफाइन करो जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। किसी भी एटम के लास्ट शेल से, वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए होगी, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस एनर्जी को मेजर किसमें किया जाता है? इस एनर्जी को मेजर किया जाता है किलो जूल पर मोल के अंदर, इसको मेजर किया जाता है। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी 3 टाइप की होती है, मतलब मैक्सिमम हम किसी भी एटम के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहें, वो उनकी तादाद 3 है, तो उस लिहाज से आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, इसको भी हम इस तरह पढ़ लेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कि पहले इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरह सेकंड वाले को सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। डेफिनेशन यही रहेगी, जस्ट यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन लिखने के बाकी डेफिनेशन यही रहेगी। अगर इसके जनरल ट्रेंड की बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसे कि हमने कहा, देखिए एटॉमिक साइज का ट्रेंड याद रखना है। एटॉमिक साइज का ट्रेंड जो है ग्रुप्स के अंदर क्या होता है? ज्यादा, और पीरियड्स के अंदर क्या होता है? कम एटॉमिक साइज होते हैं। इससे देख के हम ये भी फाइंड आउट आसानी के साथ कर सकते हैं। अब देखें ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है, कितनी अमाउंट में आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा या कम? ग्रुप्स के केस में अगर देखें पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ग्रुप्स के अंदर आने से क्या चीज ज्यादा हो रही होती है? एटॉमिक साइज ज्यादा होता है। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा हो रहा है तो आपका क्या ख्याल है कि लास्ट तक न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो पूरी जाती होगी? अब देखिए यहाँ से कि अगर न्यूक्लियस ये है, तो न्यूक्लियस की सबसे ज्यादा फोर्स किसके ऊपर लग रही होती है? ये पहले वाला शेल होता है जिसको के शेल बोलते हो। उसके बाद दूसरा शेल, उसके ऊपर कम हो जाएगी के एल, तीसरे के ऊपर और कम, चौथे के ऊपर और कम। इस तरह जब शेल इंक्रीज होते जाएंगे तो न्यूक्लियस की जो फोर्स है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो कम होता जाएगा। जो न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाएगा तो हमें कम अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगी वहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। इसीलिए हम लिख देते हैं ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीजेस। और उसकी वजह क्या देंगे? उसकी वजह आप यही बताएंगे कि ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह ये होती है कि नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो गए। जब शेल ज्यादा हो गए तो दूसरी एक साथ और बात देखो कि न्यूक्लियस का होल्ड कम हो गया। न्यूक्लियस का होल्ड जो है डिक्रीजेस। जब न्यूक्लियस का होल्ड कम था, न्यूक्लियस की पकड़ में वो इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो कम अमाउंट में एनर्जी दे दी, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स के अंदर क्या हो जाएगी? कम। इसी तरह आप आ जाओ नेक्स्ट जो है पीरियड के अंदर। पीरियड्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशनशिप? अब देखें पीरियड के अंदर चूंकि सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे थे, पीरियोडिक टेबल की लिहाज से अगर आप देखो तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? कम हो रहे हैं। कम हो रहा है तो एटॉमिक साइज जितना ज्यादा कम, तो आपका क्या हाल है? न्यूक्लियस की फोर्स पास पे ज्यादा होगी या कम होगी? उसका मतलब है न्यूक्लियस की जो फोर्स है, अगर इलेक्ट्रॉन्स पास है, बहुत करीब है, न्यूक्लियस का साइज छोटा है, तो लास्ट शेल का होल्ड उसका बहुत ज्यादा है। जब होल्ड बहुत ज्यादा है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होता है, इसलिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी वहां पे क्या होती है? ज्यादा देनी पड़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। बात फिर यहाँ से अब इसकी वजह दो, क्योंकि वजह क्या है इसकी वजह ये, रीजन इसकी ये कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। पहली वजह ये आ गई। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। दूसरी वजह न्यूक्लियस होल्ड इंक्रीजेस। जब न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है अब आयोनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा। किसी के अब ये लेट्स सपोज मेरे हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है, तो
किसी को अगर इससे मुझसे लेना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी ताकि हम मुझसे ले सके। इस तरह न्यूक्लियस को होल्ड में होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा देनी पड़ती है। पीरियड 3 के केस में देखें, पीरियड 3 के केस में क्या होता है। पीरियड 3 के केस में, पीरियड 3 के केस में सोडियम से आर्गन की तरफ अगर आप देखो क्या होता है, अब इसका सिंपली ट्रेंड यही फॉलो होगा, लेकिन जो स्पेशल केस आता है, जो ब्रेकडाउन आती है, जो ब्रेकेज आती है, वो किस वजह से कहां पे आती है, एक तो आ रही होती है मैग्नीशियम के ऊपर, दूसरी आ रही होती है फास्फोरस के ऊपर, ठीक हो गया। अब इन दोनों के ऊपर हम कैसे चेक करेंगे कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बाकियों के मेंबर के मुकाबले में ज्यादा क्यों हो जाती है। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है अगर ज्यादा करते जाएंगे तो इसकी पिछले मेंबर से वो ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह क्या, वो वजह चेक कर लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे ग्राफ बना हुआ है आपके बुक के अंदर, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा हो जाती है, फिर फास्फोरस की एकदम से क्यों ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह चेक कर ले। अब देखिए ये जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है वो किस पे हो रही है, s पे हो रही है। इसका मतलब s सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे खत्म हो रही है, p पे खत्म हो रही है। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा करो। p के अंदर वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन इसके पास कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब याद रखना है जब कभी भी आपके पास कोई भी शेल, देखें यहाँ पे नंबर चेक करना है, हमने कहा था ना s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14। अगर तो इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का सब शेल के अंदर, तो फिर ये स्टेबल होगा, ठीक है। वहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ेगी, या फिर इनका हाफ, इसका हाफ क्या हो जाएगा 1, फिर इसका हाफ क्या हो जाएगा। तो हम मोस्टली ये कहते होते हैं कि अगर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, ठीक है। अगर किसी के लास्ट शेल के अंदर जो सब शेल है, ये जो जैसे एस था, ऐसा कंप्लीट है, तो कंप्लीट इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल है, बाकियों के मुकाबले में स्टेबल है। अब इसके अंदर p है, p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 होते तो कंप्लीटली फिल्ड होता, तो स्टेबल होता, लेकिन 6 नहीं है, 6 का बिल्कुल हाफ है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसका मतलब है ये भी क्या है, स्टेबल है। चूंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो s पे खत्म हो रही थी, s कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि p ऑर्बिटल जो है फास्फोरस का वो हाफ फिल्ड है, तो ऐसे केसेस के अंदर ये दोनों स्टेबल है। और किसी स्टेबल चीज को डिस्टर्ब करना, स्टेबल चीज के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमें एनर्जी जो है, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ आ जाता है, वैसे तो अगर जनरली बात करें तो फिर ग्राफ क्या होगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैग्नीशियम का केस में ये थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो स्टेबल है। फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो भी स्टेबल है, क्योंकि उसका जो सब शेल है वो हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड वाले क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की एटॉमिक साइज की, उसका जनरल ट्रेंड देखा, पीरियड 3 के लिहाज से उस पर डिस्कशन की। इसके बाद हमने आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस की। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पीरियड 3 के लिहाज से भी उसका ट्रेंड देख लिया, पूरे पीरियड टेबल के लिहाज से भी उसका ट्रेंड देख लिया, और ये जो 2 स्पेशल केसेस थे इनको भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर इस वीडियो लेक्चर से अगर आपको कोई भी मसला है या कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछें, या फिर मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन होगी, आप वहां से मेल करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद केमिस्ट्री से रिलेटेड आने वाली अहम टॉपिक्स के ऊपर मजीद वीडियोज़ टाइम से मिलती रहे। शुक्रिया।